सभी बच्चों को ग्रीटिंग नमस्कार। तो आज से हम अपना जो केमिस्ट्री का वीडियो लेक्चर है वो स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। बेसिकली जो साइंस होती है उसके 3 पार्ट्स होते हैं, आप सभी बच्चे जानते हैं पहले से ही। साइंस के 3 पार्ट्स होते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी, ठीक है। तो आज से हम स्टार्ट करें अपना केमिस्ट्री। केमिस्ट्री बहुत छोटा सा टॉपिक होता है, छोटा सा सब्जेक्ट होता है, ठीक है, लेकिन इससे क्वेश्चन बन जाते हैं, ठीक है। तो केमिस्ट्री से हम स्टार्ट करेंगे और सबसे पहले हमें यही सीखना है कि जो साइंस आती है कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर वो आती है ऑब्जेक्टिव जर्नल साइंस, ठीक है। इस ऑब्जेक्टिव जर्नल साइंस का पर्पज़ ये होता है कि हमें ना केवल ऑब्जेक्टिव होकर पढ़ना होता है, सब्जेक्टिव होकर नहीं पढ़ना होता, ठीक है। हमें केवल वही चीज़ें पढ़नी होती हैं जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए सही हैं, जो एग्जाम में बार बार आनी है और पहले आई हैं, ठीक है। तो हमें यहाँ सब्जेक्टिव अप्रोच नहीं लेके चलनी है, हमें टू द पॉइंट चीज़ों को पढ़ना है, ठीक है। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। केमिस्ट्री सबसे पहले देखो क्या है। केमिस्ट्री जो शब्द है ना वो एक शब्द से निकला है, एक लैटिन भाषा का शब्द है कीमियो, ठीक है। लैटिन भाषा का शब्द है कीमियो। कीमियो का मतलब होता है ब्लैक कलर, ठीक है। जो केमिस्ट्री शब्द है वो निकला कहाँ से? तो आपने कहा केमिस्ट्री शब्द लैटिन शब्द से निकला है, लैटिन भाषा से निकला है। कीमियो, कीमियो शब्द से निकला है जो किसका है? लैटिन भाषा का। और इसका मतलब क्या? ब्लैक कलर, ठीक है। अब सबसे पहले तो हमें ये जानना है कि भाई आखिर जो केमिस्ट्री है ना इसका मतलब क्या है, इसका अर्थ क्या है, ठीक है, इसके मायने क्या है। तो केमिस्ट्री जो बताती है ना वो किसी भी मैटर, अब क्वेश्चन ये उठेगा भाई मैटर क्या है। मैटर को आप हिंदी में कहते हो पदार्थ है। पदार्थ वो चीज़ होती है जिसका अपना खुद का मास होता है, खुद का द्रव्यमान होता है, या फिर जो बच्चे मास या द्रव्यमान नहीं समझते वो समझ लेंगे जिसका अपना वेट है ना, जो आप देख सकते हैं, ठीक है, वो मैटर है। जैसे दरवाज़ा है, पेन है, मार्कर है, फैन है, जितनी भी चीज़ें आप देखते हैं उनका अपना मास होता है, वो जगह घेरती हैं, वो सारी मैटर कहलाती हैं, ठीक है। जो केमिस्ट्री होती है ना, केमिस्ट्री किसी भी मैटर की ना 3 चीज़ बताती है। वो 3 चीज़ क्या है? तो भाई केमिस्ट्री बताती है किसी भी मैटर की प्रॉपर्टीज की, भाई इस मैटर की, इस पदार्थ के, इसके गुण क्या हैं। दूसरी बताती है कि इसका स्ट्रक्चर कैसा है, इसका जो ढांचा है वो कैसा है। और तीसरी बताती है इसका कंपोजिशन क्या है। कंपोजिशन का मतलब होता है वो उसके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल क्या है, या वे तत्व कौन से हैं जिनसे मिलकर बना है, ठीक है। जैसे आदमी एक पदार्थ होता है, तो आदमी का कंपोजिशन का मतलब ये है कि भाई आदमी किन किन चीज़ों से मिलकर बना है, तो वो उसका क्या कहलाता है? कंपोजिशन कहलाता है। उसका स्ट्रक्चर कैसा है, उसकी प्रॉपर्टीज क्या है। केमिस्ट्री किसी भी पदार्थ की 3 चीज़ें बताती है, प्रॉपर्टीज बताती है, स्ट्रक्चर बताती है और कंपोजिशन बताती है। और हर उसी चीज़ को हम क्या कहते हैं? आपने कहा केमिस्ट्री कहते हैं। पहली बात कहाँ से निकला? लैटिन भाषा से। लैटिन भाषा में कौन सा शब्द था? कीमियो। कीमियो का मतलब क्या होता है? ब्लैक कलर। केमिस्ट्री का अर्थ क्या हुआ? मैटर। जो चीज़ किसके बारे में बताए? मैटर की प्रॉपर्टीज, स्ट्रक्चर और कंपोजिशन के बारे में बताए, उस चीज़ को हम क्या कहते हैं? केमिस्ट्री, या फिर क्या कहते हैं? रसायन विज्ञान। अब आगे बढ़ते हैं। आगे हमने क्या सीखना कि भाई जो केमिस्ट्री होती है ना, केमिस्ट्री इसकी ब्रांचेज होती हैं। कौन कौन सी ब्रांच होती हैं? तो आपने देखा कि भाई इनऑर्गेनिक होती है, एक क्या होती है? फिजिकल होती है, एक क्या होती है? ऑर्गेनिक होती है। इनऑर्गेनिक, फिजिकल और ऑर्गेनिक। हमारे जो सिलेबस जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आती है वो सबसे ज़्यादा जो पूछी जाती है वो इनऑर्गेनिक पूछी जाती है। उसके बाद जो पूछी जाती है वो ऑर्गेनिक पूछी जाती है, और फिजिकल जो होती है वो ना के बराबर पूछी जाती है, ठीक है। इसका मतलब हमें जो केमिस्ट्री में बेसिकली पढ़ना है वो क्या चीज़ पढ़ना है? इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़नी है। एक बार फिर से देखिए, केमिस्ट्री शब्द कहाँ से निकला? लैटिन भाषा से। लैटिन का कौन सा शब्द? कीमियो। कीमियो का मतलब क्या हुआ? ब्लैक कलर। केमिस्ट्री क्या बताती है? किसी भी पदार्थ की प्रॉपर्टी बताती है, या उसका स्ट्रक्चर बताती है, या उसका कंपोजिशन बताती है। केमिस्ट्री की मेनली कितनी ब्रांच हुई? 3। आपने कहा सबसे पहले इनऑर्गेनिक जो हमारे पेपर में आती है और यही पढ़नी है। उसके बाद फिजिकल जो नहीं पूछी जाती, पढ़ेंगे भी नहीं। और उसके बाद ऑर्गेनिक जो पूछी जाती है लेकिन कम पूछी जाती है, ठीक है। अब देखो आगे बढ़ते हैं। आगे आप देखेंगे भाई फादर ऑफ केमिस्ट्री क्या है, कि भाई अगर मैं कहता हूँ कि केमिस्ट्री का फादर बताओ कौन है, यानी कि फादर का मतलब पिता। पिता हम किसको कहेंगे? भाई कोई भी आदमी जिसने केमिस्ट्री के ऊपर ज़्यादा काम किया, केमिस्ट्री के अंदर ज़्यादा डिस्कवरी की हैं, केमिस्ट्री के अंदर अहमियत रोल प्ले किया है, उसी को तो हम फादर बोलेंगे, उसी को तो पिता बोलेंगे, उसी को जनक बोला जाता है, ठीक है। तो भाई फादर जो है ना इसका केमिस्ट्री का, वो है हमारा एंटोनी लेवोजियर। एंटोनी लेवोजियर, ठीक है। इसको लेवोसियर या लेवोजियर आप कुछ भी बोल सकते हैं।
एंटोनी लेवोजियर को बोला जाता है कि भाई फादर ऑफ केमिस्ट्री बोला जाता है। अब आपने कहा कि भाई ऐसा क्यों बोला गया? भाई ऐसा इसलिए बोला गया क्योंकि एंटोनी लेवोजियर है ना, उसने एक बुक लिखी थी, उसने एक किताब लिखी थी, उस किताब का नाम है द एलिमेंट्स ऑफ केमिस्ट्री। द एलिमेंट्स ऑफ केमिस्ट्री, केमिस्ट्री के तत्व, ठीक है। एलिमेंट्स क्या होता है? जैसे आप हाइड्रोजन है, हीलियम है, लिथियम है, सोडियम, पोटेशियम, बेरिलियम, बोरोन, ये सारे एलिमेंट्स होते हैं। आपको पीरियोडिक टेबल में सभी सिखाया जाएगा, ठीक है। भाई क्या किया इसने, एंटोनी लेवोजियर ने 105 एलिमेंट्स के बारे में वर्णन कर दिया एक किताब के अंदर, एक बुक के अंदर। तो आप मुझे बताओ 105 एलिमेंट्स बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है। अगर ये 105 एलिमेंट लगभग पूरी केमिस्ट्री को कवर अप कर देते हैं, इसका मतलब केमिस्ट्री के ऊपर सबसे ज़्यादा जो काम किया वो एंटोनी लेवोजियर ने किया। इसलिए एंटोनी लेवोजियर को मॉडर्न केमिस्ट्री या फिर जो केमिस्ट्री होती है उसका फादर या जनक कहा जाता है, ठीक है। अब इसको याद कैसे करेंगे? एक और बात मैं आपको बता देता हूँ कि जो हम साइंस पढ़ते हैं या कोई भी जीके का पार्ट पढ़ते हैं उसमें याद करना होता है, ठीक है। तो याद हम कैसे करेंगे? देखो ये जो शब्द लिखा है ना, इसको हिंदी में एक बार देख लीजिए, इसको कहते हैं लेवोजियर, लेवोजियर, ठीक है। आप लोगों ने जीरा सुना? जीरा, ठीक है, जीरा जो हम सब्जी में डालते हैं, चौक वगैरह लगाने के बाद हम जीरा डालते हैं, ठीक है। तो आप लोगों ने सुना होगा कि कई बार हम जीरा भून लेते हैं, जैसे हम रायता बनाते हैं तो रायता बनाने मतलब जो उसमें जो जीरा होता है वो तवे पे भुना जाता है, ठीक है। तो आप देखते हैं कि जो ओरिजिनल जीरा होता है उसका कलर कैसा होता है? आपने कहा ब्राउन सा कलर होता है उसका, ठीक है। जब आप उसको भून देते हो ना तो वो चटक चटक की ध्वनि देता है, ठीक है, और वो कैसा हो जाता है? ब्लैकिश हो जाता है। अब आपने कहा कि भाई ले वही जीरा जो हमने रिएक्शन करके दिया। भाई आप मुझे बताओ, तवे के ऊपर जब आप जीरा रखते हो, उसको गर्म करते हो, तो वो रिएक्शन ही तो करता है, और जो रिएक्शन करता है उसी में जो रिएक्शन होती है वो किस में होती है? आपने कहा केमिस्ट्री में होती है। तो भाई केमिस्ट्री के फादर कौन है? लेवोजियर। लेवोजियर मतलब ले वो जीरा जो हमने रिएक्शन करके बनाया है। जब आप लस्सी में या रायते में जो जीरा डालते हो, भून के डालते हो, और भूनने का मतलब क्या होता है? रिएक्शन करना होता है। तो आपको कहीं ना कहीं मन में याद हो जाएगा कि ले वही जीरा जो हमने रिएक्शन करके बनाया। रिएक्शन का मतलब क्या होता है? केमिस्ट्री होता है। तो याद रखेंगे फादर ऑफ केमिस्ट्री क्या है? एंटोनी लेवोजियर। आगे बढ़ते हैं। अब मैंने आपको क्या बताया कि हमें जो पढ़ना है ना, बेसिकली वही पढ़ना है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो अभी हम जो स्टार्ट कर रहे हैं वो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट कर रहे हैं, अकार्बनिक रसायन विज्ञान, ठीक है। देखो क्या है कि इनऑर्गेनिक के अंदर बेसिकली हमें जो पढ़ना ना, वो पढ़ना भाई एटम के बारे में। एटम का हिंदी में कहते हैं परमाणु, ठीक है। एटम या परमाणु क्या है, इसी को आज हम पूरा कवर अप कर देंगे, ठीक है। इसी के बारे में हम थोड़ी जो प्रॉपर्टी होती है उसी को जानेंगे, ठीक है। अब ध्यान से सुनना है। एक साइंटिस्ट था, ठीक है। साइंटिस्ट ने क्या किया कि उसके आगे जो भी आया उसको वो काट देता, तोड़ देता, फोड़ देता, उसके छोटे छोटे टुकड़े कर देता, ठीक है। एक आदमी कैसा था, एक आदमी ऐसा था जिसके सामने जो भी दिखे उसके वो टुकड़े टुकड़े कर देता था। लेकिन एक बार क्या हुआ कि एक आदमी ने जो वो तोड़ फोड़ करता था उसको एक बार दाल का टुकड़ा दे दिया, एक दाल दे दी, दाल का एक दाना दे दिया, ठीक है। अब दाल का दाना दे दिया तो उसके पास हथौड़ा था, वो टुकड़ा करने लगा। तो आपने देखा कि भाई इसका टुकड़ा करने लगा, टुकड़ा हुआ नहीं, ठीक है। टुकड़ा नहीं हुआ इसका मतलब ये टूटा नहीं। अगर ये टूटा नहीं, विभाजित नहीं हुआ, इसका मतलब ये अविभाज्य है। अविभाज्य, अविभाज्य का मतलब होता है अनडिविजिबल, जिसके हम आगे डिवाइड ही नहीं कर सकते, आगे टुकड़े नहीं बना सकते। और जो वो देखो, एक बात बताओ, आपके सामने जो भी दिखता है आप उसके टुकड़े कर सकते हो ना? कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन एक ऐसी चीज़ जिसके हम टुकड़े ही ना कर पाए, भाई आपने कोई वस्तु ली, आपने उसके छोटे छोटे टुकड़े करते गए करते गए करते गए करते गए, लास्ट में कैसा कण दिखेगा जिसके टुकड़े ही नहीं कर सकते? लास्ट में एक इतना छोटा कण बच जाएगा जिसके हम टुकड़े ही नहीं कर सकते। जिसके हम टुकड़े नहीं कर सकते इसका मतलब वो अविभाज्य है, अनडिविजिबल है, जिसको आगे तोड़ा ही नहीं जा सकता। उसी को हम क्या कहते हैं? एटम। उसी को क्या कहते हैं? परमाणु। मतलब ये जो दाल का था ना टुकड़ा, ये दाल का जो दाना था उसको हम मारते गए, टन टन करते गए, लेकिन वो टूटा नहीं, तो अविभाज्य है। और ये बात किसने बताई थी? जॉन डाल्टन ने बताई थी। देखो मैंने क्यों बोला, आपको यहां नजर आई होगी दाल, और दाल के ऊपर थोड़े से क्या किया? टन 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 ऐसे किया,
तो क्या वो टूटा? आपने कहा नहीं टूटा। इसका मतलब वो अविभाज्य है, अनडिविजिबल। और ये बात परमाणु पे लागू हुई, और ये बात कही किसने? जॉन डाल्टन ने। परमाणु की खोज किसने की? जॉन डाल्टन ने। लेकिन नाम जो है परमाणु को वो डेमोक्रिटस ने दिया था। ये सिलेबस से बाहर है, इसको आप मतलब भूल ही जाओ तो सही है। जॉन डाल्टन ने एटॉमिक थ्योरी बताई थी। जॉन डाल्टन ने एक बात कही कि भाई अगर हम किसी भी वस्तु के छोटे छोटे टुकड़े करने लग जाएं तो लास्ट में एक ऐसा कण दिखेगा, एक ऐसा कण बचेगा जिसके हम टुकड़े कर ही नहीं सकते। इसका मतलब उसी को एटॉमिक थ्योरी, और ये किसके ऊपर लागू हुई? एटम के ऊपर। उसका नाम क्या दे दिया? एटम, या फिर क्या दे दिया? परमाणु। परमाणु की खोज किसने की? तो आप कहेंगे जॉन डाल्टन ने कही थी। ठीक है, तो देखिए भाई एटम का हम थोड़ा स्ट्रक्चर बनाते हैं। पहली बात तो एटम की जो खोज है वो जॉन डाल्टन ने की। याद कैसे करेंगे? दाल पे टन टनाटन किया, टुकड़ा नहीं हुआ। ठीक है, अब देखो एटम दिखता कैसे है भाई? एटम ऐसे दिखता है कि बीच में जो होता है वो तो होता है न्यूक्लियस। ठीक है, इसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन जो है वो चक्कर लगाते रहते हैं ऐसे। बीच में क्या होता है? न्यूक्लियस के चारों तरफ क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन। कैसे होते हैं देखो, जो बीच वाला पार्ट होता है इसको हमने कहा न्यूक्लियस। हिंदी में क्या कहते हैं? इसे नाभिक कहते हैं। ठीक है, यहाँ से एक और बात याद रखनी है, जो नाभिक है इसकी खोज किसने की थी? रदरफोर्ड ने की थी। एक और बात आप समझिए क्या कि भाई जॉन डाल्टन ने क्या कहा? जॉन डाल्टन ने कहा कि भाई हम किसी भी एटम के टुकड़े नहीं कर सकते। लेकिन धीरे धीरे साइंटिस्ट आते गए, जैसे रदरफोर्ड आया, जैसे नील बोर आया, या वेक्टर मॉडल दिया गया, तो उन्हीं के अनुसार हमने क्या किया कि भाई हम एटम के अंदर पहुंच गए कि भाई ऐसा नहीं है। ये बात कुछ दिनों तक ही सही रही कि भाई एटम के हम टुकड़े नहीं कर सकते, एटम अनडिविजिबल है। लेकिन बाद में ये पाया गया जो एटम होता है ना, ये भी किसी न किसी चीज़ से मिलकर बना होता है। ठीक है, तो वो सब आपने जाना होगा, रदरफोर्ड ने एक्सपेरिमेंट किया था, अल्फा रे स्कैटरिंग। ठीक है, तो रदरफोर्ड ने क्या पाया कि बीच में ना एटम के न्यूक्लियस होता है जिसको हम नाभिक कहते हैं, और ये बात किसने बताई थी? रदरफोर्ड ने। तो नाभिक की खोज किसने की? रदरफोर्ड ने। और एक बात ये बताएगी, जो नाभिक होता है ना इसके अंदर दो चीज़ पाई जाती हैं। जैसे मैं यहाँ पे डायग्राम करके बना देता हूँ। जो नाभिक होता है ना उसके अंदर, या न्यूक्लियस होता है उसके अंदर पाया जाता है एक तो न्यूट्रॉन पाया जाता है, एक क्या पाया जाता है? प्रोटॉन पाया जाता है। और इसके चारों तरफ जो चक्कर लगाता है वो कौन लगाता है? तो आपने कहा होगा भाई इसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। ठीक है, प्रोटॉन के ऊपर चार्ज कैसा? पॉजिटिव। पी से बना प्रोटॉन और पी से ही बना पॉजिटिव। इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज कैसा होता है? तो आप ये बात जानते हैं कि भाई इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज कैसा होता है? नेगेटिव। प्रोटॉन के ऊपर कैसा होता है? पॉजिटिव। और देखो न्यूट्रॉन जो होता है ना, न्यूट्रॉन के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, ये न्यूट्रल होता है। न्यूट्रल तो आप जानते हैं ना, जैसे बाइक होती है वो न्यूट्रल में होती है तो कोई गियर नहीं होता है, तो न्यूट्रल के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता है। ठीक है, ये न्यूट्रल होता है, उदासीन होता है। ठीक है, अब एक और बात क्वेश्चन में पूछी जाती है कि भाई इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन की खोज की। अभी हमने जाना एटम की खोज किसने की? जॉन डाल्टन ने। फिर एटम के अंदर बीच में क्या होता है? नाभिक, न्यूक्लियस। न्यूक्लियस की खोज किसने की? रदरफोर्ड ने। अब हम जानेंगे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की खोज किसने की। तो देखो इलेक्ट्रॉन की जो खोज की थी वो की थी जे थॉमसन ने। जे थॉमसन। प्रोटॉन की खोज खुद किसने की थी? रदरफोर्ड ने। अब आता है न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन की जो खोज की थी वो की थी जेम्स चैडविक ने। ठीक है, जेम्स चैडविक आप लिख देंगे यहाँ पे, चैडविक याद रख लेंगे। तो न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? चैडविक ने। अभी तक हमने क्या जाना कि भाई केमिस्ट्री जो है वो कहाँ से निकला है? लैटिन से। लैटिन में क्या था? कीमियो। कीमियो का मतलब ब्लैक कलर होता है। ठीक है, उसके बाद जाना केमिस्ट्री क्या बताती है? किसी भी मैटर की प्रॉपर्टीज के बारे में, कंपोजिशन के बारे में, स्ट्रक्चर के बारे में बताती है। केमिस्ट्री की कितनी ब्रांच हुई? 3, फिजिकल, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक। हम कौन सी पढ़ेंगे? इनऑर्गेनिक। फिर क्या पढ़ेंगे? ऑर्गेनिक। क्या नहीं पढ़नी? फिजिकल। ठीक है, इनऑर्गेनिक में सबसे पहले जो हमने स्टार्ट किया वो एटम। एटम क्या होता है? किसी भी पदार्थ का सबसे छोटा कण होता है जिसके आगे टुकड़े नहीं किए जा सकते। ये बात किसने बोली थी? जॉन डाल्टन ने। एटम की खोज किसने की? जॉन डाल्टन ने। उसके बाद बहुत सारे साइंटिस्ट आए, जैसे रदरफोर्ड है, नील बोर है, ये आगे बोले कि भाई एटम के अंदर भी पार्टिकल होते हैं। एटम के अंदर पार्टिकल होते हैं जैसे न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन। रदरफोर्ड ने क्या किया? न्यूक्लियस की खोज की। बीच में क्या होता है? नाभिक। नाभिक की खोज किसने की थी? रदरफोर्ड ने की थी। उसके बाद हमने देखा कि भाई न्यूक्लियस के अंदर कितने पार्टिकल पाए जाते हैं? 2 पार्टिकल पाए जाते हैं। एक का नाम क्या? न्यूट्रॉन, जिसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं होता। फिर क्या बताया कि भाई प्रोटॉन। प्रोटॉन के ऊपर कौन सा चार्ज होता है? पॉजिटिव। बाहर कौन चक्कर लगाता है? इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन के ऊपर कैसा चार्ज होता है? नेगेटिव। फिर हमने जाना कि भाई प्रोटॉन की खोज किसने की? रदरफोर्ड ने। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की? जे थॉमसन ने। और न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? जेम्स चैडविक ने की थी। अब आराम से समझना है, ठीक है। अब देखो आगे बढ़ते हैं। आगे आपको क्या सीखना है? आपने कहा कि भाई ऐसे ऐसे कितने एटम है, तो बहुत सारे एटम है।
एटम से मिलकर सारी चीज़ें बनी हैं। देखो अब बिल्कुल आराम से समझना है। आपने कहा ये क्या हुआ, तो ये हुआ हमारा न्यूक्लियस। इसके चारों तरफ कौन चक्कर लगा रहा है, तो आपने कहा इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे हैं, ठीक है। तो देखो क्या है कि जैसे आपने पीरियोडिक टेबल थोड़ी बहुत सीखी है, थोड़ी बहुत आपने पीरियोडिक टेबल जानी है, ऐसे कुछ दिखती है पीरियोडिक टेबल हमारी, ठीक है। तो पीरियोडिक टेबल क्या होती है कि भाई जैसे यहाँ पे क्या आता, हाइड्रोजन है, हीलियम है, लिथियम है, ऐसे हम चलते हैं, ठीक है। तो आपने कहा कि ये जो सारे के सारे हैं ना, ये एक एटॉमिक फॉर्म में लगा लीजिए, हालांकि एटम है, एलिमेंट है, एलिमेंट के हमने एटम उठा लिए, ठीक है। तो आपने कहा कि भाई इनका स्थान दे रखा, जैसे 1 नंबर, 2 नंबर, ऐसे 3 नंबर, 4 नंबर, ऐसे हम चलते हैं, ठीक है। तो भाई इनको 1, 2, 3 नंबर क्यों दिया गया? जैसे मैं कहता हूँ हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना, 1। यहाँ पे जो मैं बात आपको सिखाना जा रहा हूँ वो सिखाने जा रहा हूँ कि भाई जो एटॉमिक नंबर होता है या फिर मास नंबर होता है, ये दोनों क्या हैं, ठीक है। एटॉमिक नंबर को हिंदी में क्या कहते हैं हम लोग, परमाणु द्रव्यमान, परमाणु संख्या, और मास नंबर को क्या कहते हैं, द्रव्यमान संख्या। द्रव्यमान का मतलब वेट आप समझ लीजिए अभी, ठीक है, हालांकि होता नहीं है। मास या द्रव्यमान का मतलब होता है किसी भी बॉडी के अंदर कितने पार्टिकल हैं, या जो पार्टिकल्स होते हैं उनका जो कंपोजिशन होता है उसी को हम मास कहते थे, ठीक है। अब देखो हमें क्या सीखना, हमें सीखना है एटॉमिक नंबर। मान लीजिए किसी भी एटम के अंदर 1 प्रोटॉन है तो एटॉमिक नंबर 1, प्रोटॉनों की संख्या 2 तो एटॉमिक नंबर 2, प्रोटॉनों की संख्या 3 एटॉमिक नंबर 3, प्रोटॉनों की संख्या 102 तो एटॉमिक नंबर भी कितना हो गया, 102। यानी किसी भी एटम के अंदर जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं, प्रोटॉनों की संख्या जितनी होती है उतनी ही उसकी परमाणु संख्या होती है, उतनी ही उसका एटॉमिक नंबर होता है, उतना ही उसका स्थान संख्या होती है कि भाई तेरा रोल नंबर 1 है, तेरा रोल नंबर 2 है। अगर मेरे पास 56 प्रोटॉन है तो मेरा रोल नंबर 56 है। अगर तुम्हारे पास 57 प्रोटॉन है तो तुम्हारा नंबर 57 है, रोल नंबर 57 है। यानी ये बात हमें समझ आए कि जब भी बात आ जाए परमाणु संख्या की, तो परमाणु संख्या या एटॉमिक नंबर उसका मतलब होता है कि आपके जो नंबर ऑफ प्रोटॉन है वो कितने हैं। यानी एटॉमिक नंबर जो बराबर होता है वो बराबर होता है नंबर ऑफ किसके, प्रोटॉन्स के, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। देखो अब आता मास नंबर। क्या हुआ, एक और बात समझनी है कि किसी भी एटम या किसी भी परमाणु के अंदर जितने भी प्रोटॉन होते हैं उतने ही क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन। ऐसा क्यों बोल दिया मैंने, देखो भाई अगर एक पॉजिटिव चार्ज है और एक नेगेटिव चार्ज है तो न्यूट्रल होके कितना चार्ज बचा, 0। अगर मान लीजिए 2 पॉजिटिव चार्ज हैं और 2 नेगेटिव चार्ज हैं तो न्यूट्रल होके कितना बचा, 0। इसका मतलब जितना पॉजिटिव चार्ज होगा उतना ही नेगेटिव चार्ज होगा, तो कुल मिला के हमारा कितना बचेगा, तो आपने कहा 0 बचेगा, ठीक है। तो देखो तो आपने देखा कि भाई किसी भी एटम के अंदर जितने प्रोटॉन होते हैं उतने क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन। जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने क्या होते हैं, प्रोटॉन। इसका मतलब पॉजिटिव जितने चार्ज होंगे उतने ही कितने चार्ज होंगे, आपने कहा नेगेटिव चार्ज होंगे। तो आपने कहा पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों के दोनों कट के चार्ज कैसा हो जाएगा, न्यूट्रल। तो याद रखेंगे जो परमाणु होता है उसके ऊपर जो चार्ज होता है वो 0 होता है, एटम खुद एक न्यूट्रल होता है, ठीक है। अब देखो आगे बढ़ते हैं। आगे हमें सीखना है कि भाई जो द्रव्यमान संख्या या जो मास नंबर है वो क्या होता है। तो द्रव्यमान संख्या का मतलब उसके अंदर हमें वेट अगर हम निकाल रहे हैं, ठीक है। तो याद रखेंगे एक छोटी सी बात, वो बात क्या होगी कि जो नाभिक होता है, नाभिक के अंदर न्यूट्रॉन या प्रोटॉन होते हैं, यदि हम इन दोनों की संख्या को मिला देते हैं तो दोनों की संख्या को मिलाकर ही हमारा क्या बनता है, द्रव्यमान संख्या। तो आप इसको लिख लेंगे कि भाई किसी भी परमाणु के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों की संख्या का योग ही क्या कहलाता है, मास नंबर कहलाता है। यानी कि हम प्रोटॉन के साथ अगर न्यूट्रॉन जोड़ देंगे, इन दोनों का जो रूप होगा वही क्या कहलाएगा, मास नंबर। अब आपने कहा कि सर इलेक्ट्रॉन क्यों छोड़ दिया, क्योंकि जो प्रोटॉन या जो न्यूट्रॉन होते हैं इसका जो मास होता है वो लगभग सेम होता है, लगभग बराबर होता है। लेकिन याद रखेंगे इन दोनों का जो मास होता है वो बहुत 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 ज़्यादा बड़ा होता है इलेक्ट्रॉन के मास से। या फिर आप इसको ऐसे याद कर सकते हैं कि तराजू के एक पलड़े के अंदर तो हम क्या करेंगे भाई, 1800 इलेक्ट्रॉन रख देंगे और दूसरे के अंदर 1 प्रोटॉन रख देंगे, तब जाके बराबर होंगे। इसका मतलब ये समझ आता है कि भाई एक प्रोटॉन 1800 इलेक्ट्रॉन के मास के बराबर है, तो इलेक्ट्रॉन तो बहुत ही छोटा नंबर हो गया, इसलिए हम इसको हम नेगलेक्ट कर देते हैं, इसको हम नहीं लेते कैलकुलेशन में। तो याद रखेंगे एटॉमिक नंबर या परमाणु जो संख्या होती है वो नंबर ऑफ प्रोटॉन बताती है। किसी भी एटम के अंदर प्रोटॉनों की संख्या परमाणु संख्या कहलाती है। मास नंबर द्रव्यमान संख्या प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या कहलाती है। बस ये आपको याद होना चाहिए। अभी हम
हम चल रहे हैं आगे बहुत इंपॉर्टेंट दायरे के ऊपर, ठीक है, जो आपको याद रखना है। देखो आप लोगों ने 2-3 बातें तो जरूर सुनी होंगी। क्या? एक होता है आइसोटोप, बहुत आराम से समझना है, आइसोटोप जिसको हम कहते हैं समस्थानिक, समस्थानिक। एक होता है हमारा आइसोबार जिसको हम कहते हैं समभारिक। एक हमारा होता है आइसोटोन जिसको हम कहते हैं सम न्यूट्रॉनिक। एक हमारा होता है आइसो इलेक्ट्रॉनिक जिसको हम कहते हैं सम न्यूट्रो इलेक्ट्रॉनिक। ठीक है, अब बहुत आराम से समझना आप लोगों को, ठीक है। देखो समस्थानिक क्या होते हैं, जैसे मैंने कहा ये हुआ हाइड्रोजन एक एक, ये क्या होता है समझ लीजिए। जैसे मैं कहता हूँ कोई परमाणु है, उसका सिंबल ये है, जैसे मैंने यहाँ लिख दिया कि भाई हीलियम लिख दिया मैंने, ठीक है, हीलियम का सिंबल ये है। यहाँ पे जो लिखा जाता है वो लिखा जाता है एटॉमिक नंबर, यानी जेड। जेड जो होता है वो हमें बताता है एटॉमिक नंबर। अभी सीखा है किसी भी एटम के अंदर प्रोटॉनों की संख्या एटॉमिक नंबर कहलाती है, परमाणु संख्या कहलाती है। और ये हमारा जो होता है ए, इसको हम क्या कहते हैं, मास नंबर कहते हैं। मास नंबर का मतलब होता है हमारा द्रव्यमान संख्या होती है, ठीक है। तो ये बात आप समझ गए। तो ये हमारा रहा ये एक्स सिंबल, ये हमारा रहा एटॉमिक नंबर, और ये क्या रहा, मास नंबर। तो आपने कहा कि भाई इसी को मैं लिख सकता हूँ 1 और ये 2, इसी को मैं क्या लिख सकता हूँ 1 और 3। तो आप याद रखेंगे कि भाई ये हमारा प्रोटॉन है, प्रोटॉनों की संख्या, प्रोटॉनों की संख्या, प्रोटॉनों की संख्या, यानी प्रोटॉनों की संख्या समान है जिन एलिमेंट्स के प्रोटॉनों की संख्या समान है। और आपने देखा द्रव्यमान संख्या भिन्न है, द्रव्यमान संख्या अलग अलग है, उसको हम क्या कहते हैं, समस्थानिक। तो आपको क्या याद रखना है, जिनका एटॉमिक नंबर यानी द्रव्यमान परमाणु संख्या सेम है, एस का मतलब सेम है, और जिनका मास नंबर या फिर द्रव्यमान संख्या डिफरेंट है, अलग अलग है, उसी को हम क्या कहते हैं, समस्थानिक। आइसो का मतलब क्या हुआ, सेम, और यहाँ पी से क्या हुआ, प्रोटॉन, जिसके अंदर प्रोटॉनों की संख्या सेम है, प्रोटॉनों की संख्या बराबर है और मास नंबर डिफरेंट है, वो एक दूसरे के आइसोटोप कहलाते हैं। और चाहो तो और एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे कार्बन आपने सुना होगा, यहाँ पे कितना होता है 6, तो यहाँ पे हम लेके चलते हैं भाई 10, कार्बन 11, कार्बन 12 और कार्बन 13, ऐसे आपने सुना होगा। तो आपने कहा ये एक दूसरे के क्या है, तो आपने कहा ये एक दूसरे के आइसोटोप हैं। और आप एग्जांपल ले सकते हैं ऑक्सीजन का, ऑक्सीजन का आपने देखा होगा 16, 17 या फिर क्या हुआ 18। तो आपने देखा कि भाई परमाणु संख्या सेम है, परमाणु संख्या बिल्कुल सेम है, लेकिन जो द्रव्यमान संख्या है या जो मास नंबर है वो हमारा अलग अलग है। परमाणु संख्या हमारी सेम है लेकिन जो मास नंबर है वो हमारा अलग अलग है, तो उसी को हम क्या कहते हैं, उसी को कहते हैं भाई समस्थानिक यानी कि आइसोटोप। फिर से समझ लीजिए, आइसो का मतलब समान, टॉप, पी मतलब प्रोटॉन, जिनके अंदर समान प्रोटॉन है। समस्थानिक जिनका स्थान सेम है, अगर एक प्रोटॉन है स्थान एक प्रोटॉन स्थान एक, इसका मतलब सबका एक एक है तो स्थान एक है, सबके 6 है तो स्थान एक है, सबके 8 स्थान 6 है, अगर सबके 8 स्थान कितना है, 8 है। जिनका स्थान सेम है समस्थानिक कहलाते हैं। स्थान सेम कब होगा, जब प्रोटॉनों की संख्या क्या हो जाएगी, समान। तो भाई समस्थानिक या फिर आइसोटोप वो होते हैं जिनका द्रव्यमान संख्या अलग अलग होती है और परमाणु संख्या क्या होती है, सेम होती है। आगे बढ़ते हैं। आगे आपने देखा भाई समभारिक, हमें जानना है भाई समभारिक के बारे में क्या होता है। तो सम का मतलब समान और भारिक का मतलब भार, जिनका भार समान होता है, जिनका भार क्या होता है, समान या फिर क्या होता है, सेम होता है। तो आप ऐसे समझेंगे, जैसे मैंने ले लिया ये ले लिया मैंने हाइड्रोजन, और ये ले लिया मैंने मास नंबर 3, ये मैंने ले लिया हीलियम 2, और ये ले लिया मैंने कितना, 3। अब देखो, अब आपने एक बात समझी कि ये क्या प्रोटॉनों की संख्या, ये क्या प्रोटॉनों की संख्या। प्रोटॉनों की संख्या क्या होती है, एटॉमिक नंबर। जिनका एटॉमिक नंबर, जिनका परमाणु संख्या अलग अलग है, जिनकी परमाणु संख्या अलग अलग है,
और जिनकी द्रव्यमान संख्या सेम है, और जिनकी, मैं यहाँ लिख देता हूँ, जिनकी द्रव्यमान संख्या का मतलब होता है मास नंबर, जिनका मास नंबर अलग अलग है उसी को हम क्या कहते हैं, समभारी कहते हैं। जिनका मास नंबर अलग अलग होता है उसी को हम क्या कहते हैं भाई, समभारी कहते हैं। जैसे आपने सुना होगा ये आता है आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम। आर्गन का 18 एटॉमिक नंबर, 40 मास नंबर, 19, 40 और 20 कितना हो, ये सॉरी हाँ 20 और ये कितना हो गया 40। तो भाई आपने देखा कि एटॉमिक नंबर अलग है, बिल्कुल है, एटॉमिक नंबर अलग, एटॉमिक नंबर अलग, मास नंबर सेम है, मास नंबर सेम, मास नंबर सेम, याद रखेंगे। एटॉमिक नंबर डिफरेंट, मास नंबर सेम, परमाणु संख्या अलग अलग, द्रव्यमान संख्या समान। द्रव्यमान संख्या नहीं, भार सेम है भाई, यही तो सीखा हमने। सम का मतलब समान भार, यानी समान भार है लेकिन जो हमारा नंबर ऑफ प्रोटॉन है वो क्या है, डिफरेंट है। तो एक दूसरे के क्या कहलाते हैं, आइसोबार, या फिर क्या कहलाते हैं, सम, इसे कहते हैं समभारिक। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आइसोटोन यानी कि सम न्यूट्रॉनिक। देखो आइसो का मतलब क्या हुआ, सेम, आइसो मतलब सेम, और टोन में बना न्यूट्रॉन, जिनके अंदर न्यूट्रॉनों की संख्या समान है, जिनके अंदर, याद रखेंगे, जिनके अंदर सेम है, क्या सेम है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, जिनके अंदर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम है तो उसी को हम क्या कहते हैं, सम न्यूट्रॉनिक कहते हैं। एग्जाम्पल देख सकते हैं आप लोग, जैसे कार्बन, यहाँ पे मैंने ले लिया 14 और ये ऑक्सीजन 8 और ये कितना ले लिया 16। आप ध्यान से समझो, एटॉमिक नंबर डिफरेंट है, बिल्कुल डिफरेंट है, मास नंबर डिफरेंट है, बिल्कुल डिफरेंट है। अब मैंने आपको अभी क्या सिखाया, मैंने आपको सिखाया ये जो होता है ये मास नंबर होता है, और मास नंबर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मिलन होता है। प्रोटॉन के साथ न्यूट्रॉन मिला देंगे तो क्या बन जाएगा, मास नंबर। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के को मिला देंगे तो क्या बन जाएगा, मास नंबर। मैंने अभी क्या सिखाया, मैंने आपको अभी ये सिखाया कि भाई प्रोटॉन अगर 6 है, भाई प्रोटॉन अगर 6 है तो आपने यहाँ दिखा भाई प्रोटॉन 6, अगर 6 प्रोटॉन है तो न्यूट्रॉन कितने बचे, 8, क्योंकि 8 और 6 कितना हो गया 14। यहाँ पे प्रोटॉन कितने, 8, अगर यहाँ पे प्रोटॉन 8 है तो न्यूट्रॉन भी कितने बचे, 8। अब ध्यान से समझो, इसके अंदर न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी है, 8, इसके अंदर न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी है, 8, इसका मतलब सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन है, इसका मतलब एक दूसरे के क्या है, सम न्यूट्रॉनिक है। आगे बढ़िए, सम इलेक्ट्रॉनिक। अब तो आप समझ ही गए होंगे, आइसो का मतलब सेम, इलेक्ट्रॉन का मतलब इलेक्ट्रॉन, जिनके अंदर सेम इलेक्ट्रॉन हो। अब ध्यान से समझना, आज तक ऐसा हुआ ही नहीं है जिसका प्रोटॉन संख्या समान हो। भाई ये तो समस्थानिक तो है ही, समस्थानिक या आइसोटोप्स के अलावा ऐसा है ही नहीं कोई एलिमेंट जिनका समान स्थान है। तो आपने कहा अगर समान प्रोटॉन ही नहीं है तो समान इलेक्ट्रॉन कैसे हो सकता है। लेकिन एक बात आप समझिए कैसे, मैंने आपसे कहा ये है हमारा नियोन, बिल्कुल है नियोन, और मैंने कहा ये क्या है, तो मैंने आपसे कहा ये सोडियम है। नियोन की परमाणु संख्या कितनी होती है, 10, सोडियम की परमाणु संख्या कितनी